आदाब। आप देख रहे हैं अपना मुल्क अपना आइन और मैं हूं मोहम्मद नौमान। भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है बल्कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां की तकरीबन 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो किसी भी मुल्क की खुशहाली, उसकी सिक्योरिटी और उसकी तरक्की की जामिन होती है। लेकिन एक लत ऐसी होती है जो किसी भी नौजवान के जहनी, समाजी और उसकी इकनॉमी पर बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही मनफी, बहुत ही नेगेटिव असरात मुरतब करती है। नशे से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशन के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की 15 से 64 साल की उम्र का एक हिस्सा, तकरीबन 6.2% आबादी नशे का इस्तेमाल कर रही है। और अगर भारत के ताल्लुक से इन आदाद शुमार की बात करें तो ये और भी संगीन और तशवीशनाक हो जाते हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ज़रिए 2019 में जो डेटा जारी किया गया था, उसके मुताबिक भारत में तकरीबन 37 करोड़ लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। नशे से पाक ये माशरा कैसे तैयार हो, किस तरह से ये नशे का दायरा बढ़ता जा रहा है, और इसको रोकने के लिए, अपने प्यारों को इस नशे से बचाने के लिए आपकी, हमारी और हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं। 2 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा कैंपेन का आगाज किया। आखिर क्या खास है ये मुहिम? इसके तहत आप और हम किस तरह से जुड़ सकते हैं और कैसे नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए, इस वबा से बचने के लिए हम लोग क्या कुछ कदम इख्तियार कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए हमारे मुल्क में क्या कवानीन मौजूद हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस पेशकश में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SPYM के। सबसे पहले डॉक्टर राजेश कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि नशे से मुताल्लिक मुहिम भी चलती रही हैं, कैंपेन भी होते रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने हाल ही में देखा 2 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा भारत संकल्प, इसका आगाज़ किया। आखिर कितनी ख़ास है ये मुहिम, और इसमें जो 100 हफ्तों का टारगेट रखा गया है उसके अंदर हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया। इनफैक्ट ये 5 साल पहले भी उन्होंने ही लॉन्च किया था। 5 साल के बाद हम लोगों ने अपने आप को रीडेडिकेट किया है, और इसमें उस दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने शपथ लिया कि हम नशा नहीं करेंगे, और 33,000 या उससे ज़्यादा जगहों पे लोगों ने एक साथ प्राइम मिनिस्टर को सुना। प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्शंस था उसको एक्सेप्ट किया और उसको आगे बढ़ाने की बात की। ये जो प्रोग्राम है ये 2 साल का प्रोग्राम है। 100 वीक का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 2 इयर्स। इस 2 साल में क्या क्या अचीव हो सकता है? जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, जो लोग नशा नहीं कर रहे हैं वो नशा नहीं करें, और उसके लिए मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस ने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम नवचेतना के नाम पे ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। दूसरा इसमें उन्होंने ये कहा कि जो नशा करने लग गए हैं या जिन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है उसको वापस हम उसी नहीं नशा करने वालों के कैटेगरी में लेकर आए। तीसरा और इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों ने नशा शुरू कर दिया है लेना, और वो अब लगता है कि वो बगैर किसी मदद के नहीं अपने आप छोड़ पा रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि ये विक्टिम है और इनको इलाज की ज़रूरत है, इनको मदद की ज़रूरत है, और उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी लगभग 500 सेंटर्स पूरे कंट्री में खोल रखा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चौथा उन्होंने कहा इनको मदद करने की ज़रूरत है कि जब वो नशा से बाहर निकले, चाहे वो रोज़गार के रूप में हो, चाहे उनके परिवार के इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट के बाद हो। तो ये जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ ये कार्यक्रम एक मंत्रालय का नहीं है। आपने गौर किया होगा, इसको युवा मंत्रालय ने लॉन्च, वो प्लेटफॉर्म उस दिन दिया था, उसमें सारे मंत्रालय की भागीदारी थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि एक जो 5 साल से जो मोमेंटम चल रहा था अब उसको एक्सेलरेट किया जाए, क्योंकि डिमांड अगर है तो सप्लायर आएगा, और अगर सप्लाई आपने घटाया प्राइस बढ़ता है, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो चूंकि प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं किसी भी तरीके से, और उसमें जनरली गरीब लोग पकड़े जाते हैं जो ड्रग यूज़र होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त को इस देश के लिए लॉन्च किया है।
राजेश कुमार साहब, कितनी तेजी से इसका इस्तेमाल बढ़ा है, कितना खतरा बढ़ता चला गया है, और अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो युवाओं के अंदर ये किस तरह से ये तेजी से पैर पसार रहा है? लगभग 50% जो भारत की आबादी है वो 25 के और 25 के नीचे है, और ये एक ऐसा पॉपुलेशन है जो पॉपुलेशन अब ड्रग यूज़ में ज़्यादा दिखने लगा है। आज से 20 साल 25 साल पहले जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था 84-85 में, तो ऐसा मतलब कोई बच्चा नशा ले ऐसा सुना और देखा नहीं गया था। हाँ, एडल्ट लेते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटीज़ में हो तो वहाँ पे लेते थे, और वो भी ड्रग क्या लेते थे, मोस्टली गांजा या गांजा जैसे पदार्थ लिया करते थे। अभी क्या हुआ, जो अब जो यंग बच्चे आ रहे हैं, चूँकि एक 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 मीडिया का इन्फ्लुएंस भी है, इंस्टाग्राम पे वो सारे इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं जो हमें जब हम लोग ग्रो कर रहे थे तो हमारे लिए उपलब्ध नहीं था। तो अब एक एक ड्रग है जो हम लोग उसको कहते हैं केमिकल ड्रग, जो हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो दूसरा वाला है वो केमिकल ड्रग के लिए ही है प्रोविजंस। तो अब केमिकल ड्रग्स बच्चों में ज़्यादा हमें दिखने को मिल रहा है। और एक तीसरा भी है जिसको हम लोग कहते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट्स। वो जनरली आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा स्ट्रीट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, वो रुमाल सूंघते रहते हैं, वो वोलाटाइल सॉल्वेंट है। उसको एक्चुअली ड्रग के कैटेगरी में नहीं माना जाता है, बट दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया है कि 18 साल से नीचे अगर बच्चों को अगर आप दे रहे हैं किसी को, अगर पंचर बनाने वाला ज़्यादा ट्यूब या पेंट थिनर, तो वो शायद इसमें वोलाटाइल सॉल्वेंट को ड्रग के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो अब बच्चों के अंदर एक नई समस्या है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल हुक्का बार टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे पब्स खुल गए हैं, बहुत सारे जो जो कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे वेपिंग भी हो रहा है जो कि इलीगल है। उसमें जो ड्रग जो डाला जा रहा है वो मेथाम्फेटामिन या इस तरह के जो केमिकल ड्रग्स हैं उसका ड्रॉप डालते हैं, और ड्रॉप डालकर वो एक तरह से हाई पैदा करता है। असर के आधार पे 3 तरह के ड्रग्स होते हैं। एक होता है जो आपको हाई पैदा करता है, जो स्टिमुलेंट हम लोग ड्रग कहते हैं। दूसरा होता है जिसको लेने के बाद आदमी सोता है या शिथिल हो जाता है या सुस्त हो जाता है। और तीसरा होता है जो मदहोशी के आलम, जैसे भांग खाने के बाद आदमी होता है, तो LSD टाइप के जो ड्रग्स होते हैं। तो अभी जो नया जो ड्रग मार्केट में अभी जो फैल रहा है वो यंग बच्चों में, वो है केमिकल ड्रग्स। और केमिकल ड्रग को अगर अभी नहीं रोका गया, और इसमें परिवार और स्कूल की भूमिका इम्पॉर्टेंट है, बट उनको पता ही नहीं है कि ऐसे भी ड्रग उनके स्टूडेंट्स या उनके घर वाले बच्चे लेने लगे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। राजेश जी, आपने बात कही जो हुक्का बार्स हैं और जो कैफ़ेज़ हैं उनके अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस तरह के मामलात में उनकी कंप्लेंट की जा सकती है और कैसे? देखिए, कंप्लेन तो होना चाहिए, इसीलिए कानून बना है। अब दिक्कत ये है कि इसमें जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जब तक आप उसको अवेयर नहीं करेंगे, है, अब मान लीजिए कोई एक ऐसा केमिकल है जो आज के तारीख में वो NDPS एक्ट में नोटिफाइड नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन तमाम केमिकल्स को नोटिफाई करते हैं। अब एक नई समस्या ये आ गई है कि वो उसके मॉलिक्यूल के आधार पे होता है, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे होता है। तो कोई अच्छा वक्त एडवोकेट आएगा, बोले नहीं साहब ये तो नोटिफाइड ही नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो AI की मदद से अब जो नए जो ड्रग पुश करने वाले लोग हैं वो उसके मॉलिक्यूल्स को या उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं कि वो बाजार से बचा जाएगा। मगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पुलिस। जो स्ट्रीट पे पुलिस है उसको ओरिएंट और ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ओरिएंट एंड ट्रेन करने की ज़रूरत है। लोगों को, मतलब जो ये लोग जो इसका धंधा चला रहे हैं उनको ओरिएंट एंड ट्रेन करने की ज़रूरत है कि आप जो दे रहे हो वो इलीगल है। तो इसमें पूरे इन्वेस्टमेंट मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, और तभी ये आप फिर लोगों को आप कंप्लेन कर सकते हैं। सवाल पूछिए और बताएं कहाँ से बोल रहे हैं। आसपास जो झुग्गी झोपड़े में बच्चे रहते हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा ड्रग्स के जो है ले रहे हैं आजकल, और अलग अलग तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कैसे रोका जाए और उनको कैसे शुरुआत में उनको सपोर्ट किया जाए जिससे कि वो इससे रुक जाएं, उनसे बचा जा सके जी, और क्या कानूनी प्रावधान है इसके? जी, बहुत खूब राजेश जी, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम भी देखते हैं कि अक्सर इस तरह की जो आबादियाँ होती हैं, सबसे पहली चीज़ गरीबी और उसके साथ साथ नशा, और बहुत तेज़ी से वहाँ पर फैलता है। तो उससे मुताल्लिक इनका सवाल था, क्या कहना चाहेंगे? इसमें 2 इम्पॉर्टेंट बात है। एक तो
जनरली माँ बाप को पता नहीं है कि नशा मेरा बच्चा करने लग गया, पड़ोसी ही आके उनको बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा वहाँ पे देखा गया था। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग माँ बाप को या परिवार को होना चाहिए कि कैसे हम पहचानें कि मेरा बच्चा अब नशा करने लग गया है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या वो आपको अवॉइड कर रहा है, क्या वो स्कूल से लेट आने लगा है, क्या वो बाथरूम में या टॉयलेट में ज़्यादा समय लगा रहा है, झूठ बोलने लग गया है, आपके घर से सामान गायब होने लग गया है, वो छोटी छोटी बातों पे आपसे तो पैसा नहीं ले पा रहा है अब ज़्यादा, चूँकि आपने मना किया, वो उधार ले जा रहा है। तो जब ऐसा आए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा नशा ले रहा है, मगर एक अर्ली वार्निंग इसको हम लोग कहते हैं। तो उसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे अब आप पता कीजिए कि उसके दोस्त कौन हैं और उसके दोस्त कैसे लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि अपने से बड़े उम्र के बच्चों के साथ वो घूम रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है माँ बाप के लिए। अब दूसरी बड़ी समस्या आती है कि माँ बाप को तो पता है, बट उसको लेके जाएं कहाँ। पूरे दिल्ली में आपका तो मतलब पूरे कंट्री में लोग सुन रहे होंगे, बट मैं दिल्ली में बता दूं, सिर्फ 2 ट्रीटमेंट सेंटर है, एक लड़कियों का है और एक लड़कों का है, जो हमारी संस्था SPYM चला रही है। इसके अलावा पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक भी सेंटर नहीं है। तो एक समस्या ये आ जाती है कि उन बच्चों का करें क्या। तो अच्छी बात यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है, आप वहाँ जाएं। किसी कारण से अगर वहाँ नहीं जाने में आप कंफर्टेबल हैं तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, पूरे देश में ये स्थिति है। तो आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाएं अपने बच्चे को लेकर। अगर बच्चा नहीं जाने के लिए तैयार है तो आप खुद जाएं, वो फिर आपकी मदद करेंगे आइडेंटिफाई करवाने में कि कहाँ पे इस बच्चे को ले जाया जा सकता है, किस तरीके का उसका काउंसलिंग या ट्रीटमेंट का प्रोविज़न हो सकता है। और अधिकतर जगह ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और तीसरा, मोहल्ला कमेटी में प्लीज़ इसको डिस्कस करें, क्योंकि जनरली लगता है मेरा बच्चा नशा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे का करेगा तो उसको करने दो। नहीं, अगर आग लगी है तो आप बगल वाले घर में, तो आपके घर में भी लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। राजेश जी, क्या सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस नशे की लत को कहीं ना कहीं किसी तरह से क्या रफ्तार दे रहे हैं? ऑफ कोर्स, देखिए जो यंग बच्चे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ से जान रहे हैं? वो तो सोशल मीडिया से जान रहे हैं, और स्पेशली उसमें इंस्टाग्राम का रोल बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे वहाँ से सीख रहे हैं, जान रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। डार्कनेट का काफ़ी बड़ा रोल आ गया कि अगर उनको पता नहीं है कहाँ से मैं प्रोक्योर करूँ तो डार्कनेट से उनको मिल जाता है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू जो यंग बच्चे हैं, जो स्पेशली जो कॉलेज में और या स्कूल के मतलब 10, 11, 12 में अगर हैं, उनको एक्सेस भी है और वहाँ से वो मंगवाते भी हैं। एक नई परेशानी और पैदा हो गई है जी, वो क्या है? ये जो कुरियर वाले हैं, जो खाना लेकर आते हैं, जो सामान लेकर आते हैं, अब उनके द्वारा भी घरों में सामान, और मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, खाना या सामान के साथ साथ ये भी सप्लाई लोगों ने करना शुरू किया था। अब पुलिस के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि क्या हर व्यक्ति को वो चेक करे, और चेक करे तो कितना चेक करे जी। तो ये एक समस्या है, और ये सब सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स अब डेवलप हो गए हैं। उस ऐप्स पे आपको शायद ध्यान होगा, 2 साल या 3 साल पहले हैदराबाद में एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें हज़ारों लोग थे, और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे और उनको मालूम था आज का प्राइस क्या है, कहाँ से मिलेगा, कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको समाज ही बैठकर इसको सुलझा सकता है। सरकार हैज़ अ वेरी लिमिटेड रोल। सरकार का लिमिटेड रोल है, लेकिन मसला जो है ये बहुत संगीन और बहुत बड़ा है। देखिए, कानून NDPS एक्ट में एक सेक्शन है जिसको 64A कहते हैं। 64A में बड़ा क्लियर प्रोविज़न है कि उसको एक बार की इम्यूनिटी मिलेगी, वो ट्रीटमेंट सेंटर में जाए। परेशानी ये है कि अधिकतर समय मजिस्ट्रेट साहब उसको वो ऑप्शन कभी देते नहीं हैं। उसके पास वो ऑप्शन आता है 6 महीने या साल भर के बाद। दूसरी बड़ी परेशानी है कि उनका जो एडवोकेट है, उनका जो वकील है, वो कहता नहीं एक्सेप्ट नहीं करना कि तुम नशा लेते हो, क्योंकि तुमने जैसे एक्सेप्ट किया तो वो फिर जज साहब या जो भी मजिस्ट्रेट जिसके सामने पेश होता है वो आपको जेल भेज देंगे। तो ये एक प्रोविज़न है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में एकमात्र ये एक बीमारी है, और नशा एक बीमारी है, प्लीज़ जो आपके दर्शक हैं वो समझे, ये बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए, और इसका इलाज
टॉर्चर सेंटर्स में नहीं होना चाहिए। टॉर्चर सेंटर का मतलब है कि जहाँ पे उठा के ज़बरदस्ती किसी ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाए, उसको मैं टॉर्चर सेंटर कहता हूँ। वहाँ इलाज नहीं होता, वहाँ मारपीट होता है, वहाँ पे यातनाएं दी जाती कैसे हैं। करें सर, किस तरह से फिर एस्टेब्लिश करें तो सर? मैं बताता हूँ। तो जो भी सरकारी सिस्टम के द्वारा जो ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाया गया है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो या सरकार द्वारा फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके यहाँ पे ही आप अपने यहाँ इस ट्रीटमेंट के लिए ले जाइए। मगर जो सेक्शन 64A में अगर उनका वकील रिक्वेस्ट करे कि आप इनको ट्रीटमेंट में भेजिए, और हम लोगों ने पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर अच्छा काम किया है, दिल्ली में भी अच्छा काम हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट टू इनकार्सरेशन। तो जो व्यक्ति नशा कर रहा है, और मैंने कहा कि वो बीमार है और एकमात्र बीमारी है दुनिया में जिसके लिए आदमी को ट्रीटमेंट की जगह प्रिजन या जेल भेजा जाता है, तो जेल नहीं भेजना है। सेक्शन 64 का लोग प्रयोग करें और उसके बाद वो ट्रीटमेंट सेंटर के लिए अपने आप को वॉलंटियर करें। क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम शाहनवाज है और मैं एक एडवोकेट हूँ। और मेरा सवाल दोनों ही पैनलिस्ट से है कि नशा जो डिफाइन करा जाता है एनडीपीएस में वो तो है, पर नशा अल्कोहल से भी होता है, और हमारे देश में कुछ स्टेट्स में अल्कोहल बैन है, ये सबको पता है। बट ऐसे ही कोई तबका बाहर मुल्क में ऐसा भी है जो इन चीज़ों को लीगल कर रखा है, एनडीपीएस में जो सब्सटेंस दिए हुए हैं उनको लीगल भी कर रखा है। तो हमारी सरकार सिलेक्टिव क्यों है, पूरी अप्रोच क्यों नहीं देती है कि जिस भी चीज़ से नशा होता है वो बैन हो जाना चाहिए? उसके लिए एक लिस्ट क्यों बना रखी है और अल्कोहल को क्यों अलाउ कर रखा है? जी, सबसे पहले राजेश जी से इसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहेंगे। जी राजेश जी। ये बड़ा ही कठिन सवाल है। सबसे ज़्यादा जानते हैं एडिक्टिव सब्सटेंस क्या है दुनिया में? शुगर, चीनी। तो सवाल ये है ना, जो वर्ड ड्रग है, ड्रग का मतलब होता है दवाई। कुछ दवाइयाँ आप ओवर द काउंटर खरीद सकते हैं, कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही खरीद सकते हैं, और कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी आपको नहीं मिलेगा, वो आपके हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास होगा। जब सरकार या देश किसी भी दवा को लीगल और इलीगल, बैंड और नॉन बैंड के कैटेगरी में डालता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अल्कोहल एंड टोबैको को इस देश में लीगली आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, मगर उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि एक 18 साल से नीचे वाले बच्चे को आप टोबैको नहीं बेच सकते। 25 साल से नीचे, या दिल्ली में शायद वो अमेंड होने वाला था, या 21 साल से नीचे को आप पब में अल्कोहल नहीं सर्व कर सकते हैं। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए और बनाए जाते हैं कि सप्लाई और डिमांड, जो शुरू में मैंने पहली बार जो बोला था, सप्लाई और डिमांड को समझने की जरूरत है। अगर डिमांड है तो सप्लायर आएगा। जैसे स्मैक, हीरोइन, इस तरह के जो भी ड्रग्स इंडिया में है वो इलीगल है। आप यहां का छोड़ दीजिए, आप अगर मिडिल ईस्ट में जाइएगा, वहां पे सऊदी में या यूएई में या कतर, बहरीन, ये जितने भी कंट्रीज हैं, वहां ये सारे ड्रग्स बैन हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट सेंटर, जब मैं 3 साल पहले अबू धाबी गया हुआ था एक इंटरनेशनल ड्रग कॉन्फ्रेंस में, तो वहां देख कर आया। तो अगर डिमांड है तो सप्लायर अपना तरीका ढूंढेगा, और अगर आपने सप्लाई घटा दिया तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, और जब प्राइस ऊपर जाता है तो हर हमेशा नया नया तरीका ढूंढता है। 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक कैंपेन शुरू किया था, वॉर ऑन ड्रग, और इस बार जनवरी में उसी देश के प्रेसिडेंट ने एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट को उठवा लिया ड्रग के नाम पे। तो डिमांड उन्होंने अपने यहां नहीं घटाया जी, सप्लाई घटाने के चक्कर में हम हर बार फेल हो जाएंगे। सप्लाई घटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, लेकिन साइंटिफिकली हम उसको बट कम करें। साइंटिफिकली डिमांड अगर आप नहीं घटाएंगे, जैसे 99% से ज्यादा बच्चे इस देश में नशा नहीं करते हैं, जी। हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको हम नशा नहीं करने दें। जी, अगर अवेलेबल है तो मेक्स नो डिफरेंस। हम में से अधिकतर जो इस कमरे में, इस हॉल में बैठे हुए हैं, कितने लोग नशा करते हैं? 0। तभी हम यहाँ पे हैं।
मगर ऐसा नहीं है ना कि आप बाजार में अल्कोहल एंड टोबैको नहीं खरीद सकते। लेकिन और भी जो हमारे अपने हैं उनको कैसे बचाया जाए नशे Yes. से, इसके ऊपर भी हम बातचीत आज कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सर, अभी अभी आपने मेंशन करा कि गली मोहल्लों में इस बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक घर में आग लगी है तो दूसरे में भी लगेगी, लेकिन इस कंट्री में अभी भारत में इतना स्टिग्मा इन्वॉल्व है ड्रग एडिक्शन को लेके, तो हम 50% यूथ इस बारे में कर क्या सकते हैं? ड्रग को एक मेडिकल कंडीशन लगाए या फिर हम इसको एक फेलियर ना बोले? जी राजेश जी। थैंक यू। स्टिग्मा को हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं, और जब तक आप स्टिग्मा को एड्रेस नहीं करेंगे लोग ट्रीटमेंट में नहीं आएंगे। आप कोविड वाला पीरियड याद कीजिए, लोग बताने से डरते थे कि अगर कहीं मैंने बता दिया कि मुझे कोविड हो गया या मेरे परिवार को किसी को कोविड हो गया, इनिशियली घरों के आगे क्रॉस लगा देते थे या फिर उसके आगे एक वो कोविड पॉजिटिव का एक पेपर चिपका देते थे। स्टिग्मा का मतलब देखिए, मैंने शुरू में भी कहा, एकमात्र दुनिया की बीमारी है जिस बीमारी के लिए लोगों को जेल जाना पड़ता है और उसको आप इलाज घर में नहीं लेकर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, 3 शब्द है, डिपेंडेंसी, टॉलरेंस एंड विड्रॉल। अगर वो धीरे धीरे अगर वो यूज कर रहा है, एक दिन में तो ड्रग एडिक्ट नहीं बनेगा ना जी। डिपेंडेंसी में समय लगता है। तो धीरे धीरे वो जब कंज्यूम कर रहा है और बार बार कंज्यूम कर रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ रही है, जी। और ऐसे स्थिति में अगर उसको हम लोग अच्छा प्रोफेशनल हेल्प दे सकें, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, अच्छे काउंसलिंग या काउंसलर्स की अगर मुहैया करवा सकें, तो वो बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। मगर यहाँ पे परिवार वाले उसको छिपा लेते हैं। क्यों छिपाते हैं? कि किसी को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि फलाने के फैमिली का बच्चा भी ड्रग यूज़र हो गया है। मुझे याद है 92 की बात है, सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त, और ये कलकत्ता में प्रोग्राम था, उन्होंने जब पहली बार डिस्क्लोज़ किया पूरे मीडिया के सामने में कि मैं ड्रग यूज़र था और मैंने ऐसे समय में ड्रग लिया जब मेरी माँ का शव रूम में था और मैं अपने कमरे में वो टॉयलेट में जाके मैं इंजेक्ट कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे स्टिग्मा घटना शुरू हुआ। लोगों को लगा कि जब ऐसे लोग भी ड्रग यूज़र हो सकते हैं, तो स्टिग्मा पे समाज को काम करना है, इसको डिमिस्टिफाई करना है। अनफॉर्चुनेटली जो मेंटल हेल्थ और ड्रग यूज़ दोनों में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, और मैं चाहता हूं कि जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं नुमान साहब जी, वो इसको समझे, ये बीमारी है और बीमारी का इलाज होना चाहिए और इसको कलंकित नहीं करने की एक जरूरत सवाल है। मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ये ऑडियंस की तरफ से सवाल आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आ सका। अभी तक हम यही समझते थे कि ये बहुत तेज़ी से ये मर्दों के साथ ये जुड़ा हुआ है नशे का मामला, लेकिन अभी अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर लड़कियों में, ख्वातीन में किस तेज़ी के साथ ये नशा बढ़ रहा है और उसकी क्या वजूहात नज़र आती है? अगेन, ये जो यंग बच्चे हैं जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो कोई पैरामीटर्स मानने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो पब्स में भी जाते हैं। महिलाओं में डिपेंडेंसी मर्दों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी पैदा होता है। SPY में हमारी संस्था एक ट्रीटमेंट सेंटर चला रही है लड़कियों का, और वहाँ पे ही जो एडल्ट मेल हैं उनके लिए एम्स ने वहाँ पे अच्छा प्रोविज़न कर रखा है। तो दिक्कत ये है कि जब इनको लग जाता है कि मुझे कोई परेशानी हो रही है, वो किसी से शेयर नहीं करती हैं। हम लोगों ने कैंपेन चलाया भी था, यू आर नॉट अलोन, वी आर देयर फॉर यू। दूसरी बड़ी समस्या है कि परिवार उसको छिपाता है, क्योंकि परिवार को लगता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा परिवार जो बहुत अच्छा था, उसकी औरत या उसकी बच्ची या उसकी लड़की कैसे ड्रग यूजर हो सकती है। और अधिकतर जो महिलाएं हैं वो स्मैक और हेरोइन की एडिक्ट नहीं होती है या डिपेंडेंट नहीं होती है। वो जनरली जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है ना, अगर मान लीजिए एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के लिए कोई ड्रग उन्होंने केमिस्ट से लिया और उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई। अब जो उस समय में वो सारे ड्रग्स बाजार में मिल नहीं रहे थे, केमिस्टों की दुकान भी रिस्ट्रिक्टेड था, तो बहुत बड़े अधिकारी के यहाँ से मुझे आया कि मैं क्या करूँ, मेरी जो बेटी है वो
जंप करने के लिए तैयार है। हमने क्यों, तो उन्होंने फिर बताया यानी कि एडिक्शन इतना बढ़ जाता है, इस इतना लेवल बढ़ तक जाता बढ़ है। जाता है और उसको स्टिग्मा नहीं मानना चाहिए। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले में आ गया है, तक हमारे पास चंद मिनट बचे हैं और हम बिल्कुल एक रैपिड फायर राउंड के तौर पर क्वेश्चंस लेंगे। जी, जिनके क्वेश्चंस रह गए पूछ सकते हैं। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर मेरा नाम दिव्यांशी है। जैसे आपने बताया कि जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं उसमें मेजॉरिटी लाइक 50% जो यूज़र्स हैं वो 25 साल से नीचे हैं, और इवन उसमें कुछ परसेंटेज है जिसमें माइनर्स भी आते हैं। और जब वो अपनी ट्रीटमेंट सीख करते हैं तो वो ट्रीटमेंट सेंटर जाते हैं, पर जब वो वापस अपने घर आते हैं तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग रहे और वो अपनी पुरानी आदतों में वापस ना जाए, और उनकी फैमिलीज़ भी उन्हें इस जर्नी Accept में करें कैसे और मदद कोई कर सकती परेशानी ना है। उनके लिए। ड्रग ट्रीटमेंट का 4 फेज होता है। पहला फेज है मोटिवेशन का, जहां परिवार की भूमिका होती है या आप जैसे काउंसलर्स की भूमिका होगी। दूसरा फेज है डिटॉक्स का, जो अस्पताल में उसका विड्रॉल मैनेज हुआ। तीसरा जो बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है उसको हम लोग कहते हैं रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास का फेज। ये 2 से 3 महीने का फेज होता है। और चौथा फेज उसको कहते हैं हम लोग रिकवरी सपोर्ट। जब तक ये चारों फेज उसके साथ मतलब उसके रिकवरी में अगर सपोर्ट नहीं आएगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और रिलैप्स या जो उसको हम लोग स्लिप भी कहते हैं वो होता ही है। और उसके लिए परिवार को भी तैयार करने की ज़रूरत है। सिर्फ इस बच्चे की काउंसलिंग, इस बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, उसके फैमिली मेंबर्स का भी एंगेजमेंट, उनका भी इन्वॉल्वमेंट engagement और जरूरी है। उनकी भी काउंसलिंग जरूरी है। छोटा सा संदेश राजेश जी आपसे, बहुत मुख्तसर। बहुत सिंपल है, ऐसे दोस्तों से आप दूर रहें जो आपको लगता है वो सही नहीं कर रहे हैं। माँ बाप के साथ ज़्यादा समय बिताएं, माँ बाप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उनको फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करें, रादर देन कि वो हायरार्की है कि मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, इसलिए तुमको मेरी बात सुननी है। नहीं, दोनों एक दूसरे का बात सुने। बहुत खूब, ये एक अच्छा एक मैसेज था और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारे घर की जिम्मेदारी है वो भी सामने आती है। समाज की जिम्मेदारी जो है उस पर भी हमने चर्चा की और हुकूमत जिस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है उसमें ज़रूरत है हम सबके साथ की। मैं आज के अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए। तमाम स्टूडेंट्स, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने सवालों से आज की इस पेशकश को खूबसूरत बनाया और तमाम नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया